राजा एक क्लास से फ्री होके फोन करता हूँ, क्लास से फ्री होके फोन करता हूँ। चलिए, हमने बात की थी हमारे दक्षिणी भारत के संदर्भ में, याद करिए, और एक लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ा दक्षिणी भारत का। शुरुआत करी हमने संगम काल को लेकर के। क्या ये बात क्लियर हो गई? संगम काल को लेकर के हमने बहुत अच्छे से परिचर्चा करी। संगम काल के राजवंश हमने पढ़ाए, चालुक्य राजवंश पढ़े, पल्लव पढ़े, राष्ट्रकूट पढ़े, चोल पढ़े। कई सारे मुद्दों पर हमने हमारी बात रखी थी। और याद करिए, यह भी कहा था कि भैया जब हमारा दक्षिणी भारत कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके लिए एक ऐसा शानदार टेस्ट पेपर लेकर के आएंगे जिसमें संपूर्ण दक्षिणी भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अद्भुत समावेश किया जाएगा। तो वही है, आज हम आपके लिए इस टेस्ट पेपर में मूल रूप से अगर मैं परिचर्चा करता हूं तो संपूर्ण दक्षिणी भारत को मैं करवाने वाला हूं। 50-60 प्रश्न हमारे बीच में रहने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, संपूर्ण दक्षिणी भारत। क्लियर हो गई? इसका क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा, इसका यह आपके टेस्ट पेपर रहने वाला है। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार सूचना उपलब्ध करवाइएगा। चलिए, संपूर्ण दक्षिणी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो जैसे हम पढ़ेंगे संगम काल, संगम काल के कुछ राजवंश, देन पल्लव, चालुक्य, ठीक है, चोल हो गए, हमारे राष्ट्रकूट राजवंश हो गए, इन सभी पर चर्चा करूंगा। और जो टेस्ट सीरीज रहेगी ना, मैं इन सब में आपको डाल दूंगा, ठीक है। संगम काल में भी डाल दूंगा, पल्लव में भी डाल दूंगा, एप की बात कर रहा हूँ, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, सभी में यह टेस्ट सीरीज में आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो आनंद रहेगा आप लोगों के। आइए शुरुआत करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा, संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु शब्दावली हमें मिलती है। गंधर्व विवाह होता है जी एक प्रकार का प्रेम विवाह, ठीक है। और संगम काल में इसके लिए कौन से शब्द मिलते हैं? पंच तिणे, पेरुंदिणे, पष्ट तिणे, अष्ट तिणे, अंत अनुत्तरित प्रश्न है। तो गंधर्व विवाह हेतु एक शब्दावली जो संगम साहित्य में देखने को मिलती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, एक बहुत प्राचीन तमिल ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है, नाम है तोलकापियम। तोलकापियम, तोलकापियम ने लिखा था, आपको पता ही होगा, ठीक है। तोलकापियर ने लिखा था, ग्रंथ आता है तोलकापियम। इसमें विवाहों की जानकारी मिलती है और गंधर्व विवाह के लिए जो है वह पंचतिणे शब्द का प्रयोग किया गया है। संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन यानी कि बंदरगाह था, पुहार, मुजरिस, टोंडी, नेलकिंडा और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत प्रमुख समुद्र पत्तन जो है जिसे हम बंदरगाह कहते हैं वह कौन सा था? बताओ। बहुत बढ़िया, स्वागत है भाई। पूजा, नीलेश, दीपक, अभिनंदन, सरिता जुड़ी हैं, अभिनंदन आपका। जुड़ जाओ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर याद रखना, पुहार समुद्र संगम युग का बड़ा जबरदस्त बंदरगाह था और इसी बंदरगाह को हम कावेरी पत्तनम के नाम से या कावेरी पत्तन भी कहते हैं। क्लियर हो गई? चलो साहब, अगला प्रश्न। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी जो है वह क्या थी? वंजी या टोंडी, मदुरै, उरुयूर या आरकाट, उरकपुर या आरकाडू, कोरकई, कोलकई और अनुत्तरित प्रश्न है। संगम युग में चोल शासक जो हुआ करते थे इनकी राजधानी क्या मानी गई है? बताओ। संगम काल में इनकी चोल शासकों की राजधानी क्या थी? संगम काल में तीन महत्वपूर्ण राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्या। क्लियर हो गई? पांड्य शासकों के संरक्षण में संगम हुए थे और याद होगा उरैयूर या अरकाट जो है वह इनकी महत्वपूर्ण राजधानी मानी गई है। पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? अहना नूरू, शिल्पदिकारम, तोलकापियम, मणिमेखले, अनुत्तरित प्रश्न है। पत्तिनी पूजा जो है इसे किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। चेर साम्राज्य का एक राजा था, आपको पता होगा, सेन गुट्टवन, उसी ने मेरे दोस्त इसकी शुरुआत कराई थी। जानकारी मिलती है शिल्पदिकारम में, ठीक है। चेर शासक क्या नाम था? याद रखिएगा, सेन गुट्टवन, इसने शुरू करवाई थी ना। अगला प्रश्न, कुरल
जो ग्रंथ है इसका रचयिता तिरुवल्लुवर, करिकाल, मुरुगन, तोलकापियम, अनुत्तरित प्रश्न है। ठीक है। एक किताब है कुरल। ठीक है। तमिल साहित्य की बाइबिल कहा जाता है, इसे ही लघु वेद कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, तीसरे संगम का एक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। चलिए, इसकी रचना की थी तिरुवल्लुवर ने। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तमिल बाइबिल। क्लियर। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान कौन थे? ऋषि अगस्त्य, नक्कीकर, तोलकापियर, शीतले शतनार, अनुत्तरित प्रश्न है। चूंकि आप याद करिए, सामान्य तौर पर दक्षिणी भारत जो है वहां से सवाल सामान्य तौर पर प्राय तौर पर कम पूछे जाते हैं। ठीक है। शब्दावली से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई सारे प्रश्न तो रिपीटेड होते हैं। ठीक है। तो याद रखना, नक्की कर। ठीक है। तीसरे संगम की जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था उसका नाम होता है नक्की कर। क्लियर हो गई। पहले की अध्यक्षता अगस्त्यस ने की थी, आपको पता ही होगा। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? कांची, तंजीरे, तंजोर, मदुरै, उरैयूर और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ, तमिल कवियों का जो तीसरा संगम हुआ है इसकी पीठ कहां पर स्थापित की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कोई दो राय नहीं है। तो याद रखना, यह थी मदुरै में। ठीक है। तीसरी पीठ कहां पर थी? मदुरै में थी। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के लिए क्या स्रोत उपलब्ध है? पुराण, खुदाई, संगम साहित्य, वेद और अनुत्तरित प्रश्न। देखो, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में अगर हमें तमिलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इनके लिए क्या ऐसे ग्रंथ है जो हमें उपलब्ध हैं? ठीक है। तो इसको इसका मतलब यह हो गया जी कि तमिल साहित्य की जानकारी देने वाला कौन सा ऐसा ग्रंथ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो याद रखना, यह है संगम साहित्य। संगम साहित्य जो है यह हमें किसकी जानकारी देता है? यह हमें तमिल सभ्यता की जानकारी उपलब्ध करवाता है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में और अनुत्तरित प्रश्न है। संगम साहित्य जो है वह किस भाषा में लिखा गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि संगम साहित्य की भाषा क्या है? बताओ। संगम साहित्य जो है जिसमें हमें संगम सभ्यता की जानकारी मिलती है, प्रारंभिक तमिलों की जानकारी मिलती है। भाई साहब देखो, संगम साहित्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा, तमिल सभ्यता की जानकारी मिलती है। तमिल जो है इनकी भाषा क्या है? तो भैया भाषा भी तो क्या है? तमिल ही है ना। तो याद रखिएगा, तमिल भाषा में। तोलकापियम जो है इसकी विषय वस्तु क्या है? धर्म, राजनीति, दर्शन, व्याकरण और कविता, अनुत्तरित प्रश्न है। एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है तोलकापियम। ठीक है। इस तोलकापियम की जो है मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी रचना किसने की थी? तोलकापियर ने की थी। तोलकापियर ने की थी। और तोलकापियर जो है वह ऋषि अगस्त्य से के ऋषि थे। ऋषि अगस्त्य, अगस्त्य के शिष्य हुआ करते थे। और ये श्री अगस्त्य कौन है? तो हम सब जानते हैं भाई साहब कि ये पहले संगम के अध्यक्ष हुआ करते थे, वहीं दूसरे संगम के संस्थापक अध्यक्ष थे। क्लियर हो गई। अगला प्रश्न भी यही है कि तोलकापियम एक ग्रंथ है। देखो अब यहाँ पर क्या किया ना, ऑप्शन कुछ और है, धर्म, राजनीति, दर्शन, व्याकरण है। यहाँ पर भाषा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। कथा नहीं है, उच्चारण नहीं है, अनुत्तरित नहीं है, तो व्याकरण होगा जी। क्लियर हो गई क्या बात? तो इस तरह से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं और कुछ मध्यकाल के कुछ और महत्वपूर्ण दक्षिणी भारत के सवालों को आप लोगों के लिए हल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गई। चले, पहला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया था? हर्षवर्धन ने, धर्मपाल, कुमारपाल, भोज और अनुत्तरित प्रश्न है। मदिरा के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया। बेसिकली अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, इसके बारे में जब हम अगली क्लास आपकी कल लेने वाले हैं जिसमें छठी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम बंगाल के पाल शासक के बारे में पढ़ेंगे जो 1143 से 1172 तक गद्दी पर रहा था। कुमारपाल के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्य शासक रहेगा, उसने यह सारा काम किया था। ठीक है। यह कौन था? तो यह कुमारपाल मेरे दोस्त याद रखिएगा गुजरात का चालुक्य राजा था।
और इस गुजरात के चालुक्य शासक के द्वारा ही मदिरा पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्लियर हो गई। चलो अगला प्रश्न। ध्रुव या धारावर्ष शासक था? चालुक्य वंश का, चोल वंश का, पल्लव वंश का, राष्ट्रकूट वंश का? अनुत्तरित प्रश्न है। ध्रुव या धारावर्ष, बताओ कहां का राजा था? बढ़िया प्रश्न है, कल ही बताया था। तो याद रखिएगा, यह राष्ट्रकूट वंश का राजा था। 780 में गद्दी पर बैठा था और 793 तक शासन करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 780 से लेकर 793 तक यह शासन करता है और यह मूल रूप से राष्ट्रकूट राजवंश का था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, दंती दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। और अनुत्तरित प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था, फाउंडर था, वह कौन था? बताओ। बढ़िया प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब जरूर उपलब्ध करवाइएगा। सर याद रखना, यह दंती दुर्ग था। ठीक है, और इस दंती दुर्ग ने ही हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? तो हिरण्य गर्भ महादान यज्ञ का आयोजन जो है वह इसी ने करवाया था। क्लियर हो गई। चलो अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रकूट जो है यह वंशज थे, वाकाटक थे, कल्याणी के चालुक्यों के, बादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव? अनुत्तरित प्रश्न है। राष्ट्रकूट जो है यह वंशज थे किसके? याद करो, मैंने आपको कुछ बात बताई थी। ठीक है ना, देखो क्या बात बताई थी। इस तरह से एक डायग्राम बनाया था, तीन भागों में बांटा था। सबसे पहले बादामी के चालुक्य, बादामी या वातापी के चालुक्य। अरे बोलो, बताया था नहीं बताया? फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर गद्दी पर बैठ जाते हैं राष्ट्रकूट। और फिर मेरे दोस्त हमारे यहाँ पर गद्दी पर कौन आते हैं? तो ये आते हैं जी कल्याणी के चालुक्य। आते ही नहीं आते? याद करो। तो मेरे दोस्त, इनके अग्रज कौन थे? बादामी के चालुक्य थे। तो ये बादामी के चालुक्यों के बाद गद्दी पर बैठते हैं, फिर उनके बाद गद्दी पर बैठे कल्याणी के चालुक्य। तो राष्ट्रकूट कौन थे, यह आप लोग समझ गए होंगे। चलो अगला। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय, गोविंद चतुर्थ? और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? देखो मेरे दोस्त, एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा। ये सारे शासक जो है राष्ट्रकूट राजवंश के हैं, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा जी कि महान शासक कौन था? तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इस बात को समझिए कि इन जितने भी राजा हुए हैं, मैसेज देख लेना, मैसेज, इन जितने भी राजा हुए हैं, इन जितने भी राजाओं में आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भाई साहब, सबसे महान राजा ध्रुव नहीं हुआ, कृष्ण द्वितीय नहीं हुआ, गोविंद नहीं हुआ, गोविंद तृतीय। जितने भी राजा थे इनमें तुलनात्मक रूप से महान शासक हुआ। क्यों भैया? यह ध्रुव का पुत्र था, अपने पिता के द्वारा उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया। राधानपुर अभिलेख में प्राप्त हुआ, उसमें गोविंद तृतीय की तुलना कृष्ण से की गई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसी ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। क्लियर हो गई। तो सर कुछ बातें याद रखिएगा। जैसे पहली बात याद रखिएगा कि राधानपुर अभिलेख जो है, राधानपुर अभिलेख, इस अभिलेख में इसकी तुलना कृष्ण से की गई है। पहली बड़ी बात लिख लेना, इन चीजों को, एक्स्ट्रा जो बातें लिखवा रहा हूं। दूसरी बात, इसी ने नागभट्ट द्वितीय को हराया था। नागभट्ट द्वितीय को क्या किया था जी? हराया था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। तो भाई साहब महत्वपूर्ण राजा हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगला राजा, अगली बात देखिएगा। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। नासिक, पीतलखेड़ा, अजंता, एलोरा? अनुत्तरित प्रश्न है। ऐसी गुफा बताइए जिसमें मेरे प्यारे साथियों हमें
जैन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कहीं ना कहीं जो है बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। बताओ। देखिए कुल मिलाकर के एलोरा, एलोरा में कुल मिलाकर के 34 गुफाएं हैं, आपको इस बारे में पता होगा। ठीक है, एक से लेकर के 12, या ऐसा लिख सकते हैं 12 गुफाएं जो हैं यह आपके बौद्ध धर्म की है, 17 गुफाएं जो है वह आपके हिंदू धर्म की है, और कुल मिलाकर के 5 गुफाएं जो है वह जैन धर्म की है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कुल मिलाकर के 17 है। एलोरा आपके महाराष्ट्र में स्थित है और यह बड़ी महत्वपूर्ण गुफाएं मानी जाती है। क्लियर हो गई? तो एलोरा ऐसी गुफाएं हैं जिसमें जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाया? राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चालुक्य और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वह किस वंश के राजाओं ने बनाया था? देखो साहब, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश का एक राजा था, नाम था कृष्ण प्रथम। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? उसने बनवाया था। यह शैलकृत स्थापत्य है, एकाश्म मंदिर है और बड़ा गजब का बना हुआ है। ठीक है, किसने बनाया था? तो भैया याद रखना जी, कृष्ण प्रथम ने तैयार करवाया था। प्रसिद्ध एकाश्म कैलाश मंदिर कहां पर है? रिपीटेड प्रश्न है, एलोरा में है। किसने बनाया? तो भाई साहब याद रखना, राष्ट्रकूट वंश ने तैयार करवाया था और राष्ट्रकूट वंश का राजा माना जाता है जी कृष्ण प्रथम। दक्षिणी भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? विजयालय, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई, दक्षिणी भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताएं। कल ही तो पढ़े थे हमने राष्ट्रकूट, नहीं कल तो अवकाश था, परसों पढ़े थे हमने राष्ट्रकूट। ठीक है ना, जिसमें हमने पूरा आपको मंदिर वगैरह सारी जानकारी आप लोगों को बताई थी, याद करिए। चलिए सर, याद रखना विजयालय 750 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की, 850 ईस्वी में स्थापना करी थी और यह महत्वपूर्ण माना जाता है। एलोरा की गुफाएं हैं, जैन गुफाएं, हिंदू गुफाएं, बौद्ध धर्म। भाई साहब एलोरा में भी कहा कुल मिलाकर के 34 गुफाएं हैं, 12 जो हैं यह आपके बौद्ध धर्म की है, 17 गुफाएं जो है वह आपके हिंदू धर्म की है और 5 गुफाएं जो है वह आपके जैन धर्म की है। 17 12 17 19 29 और 5 34 हो गई क्लियर? तो भाई साहब तीनों ही सही जवाब होगा। क्लियर हो गई ना बात? चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, कर्क द्वितीय, अनुत्तरित प्रश्न। अब ये प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने अभी क्लास शुरू करते समय भी एक बात कही थी कि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो प्रश्न है ना वह बार 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 रिपीट होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? ये बात याद रखना, ये पीजीटी भर्ती परीक्षा 2011 का सवाल है। याद रखना कृष्ण प्रथम ने निर्माण करवाया था और यह जो है यह आपके राष्ट्रकूट वंश से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में करी? आदित्य प्रथम, करिकाल प्रथम, परांतक, विजयालय, अनुत्तरित प्रश्न है। चोल वंश की जो स्थापना है वह एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की गई थी। किसने की थी? बताओ। सर याद रखना, चोल वंश की स्थापना जो है यह विजयालय ने की थी। ठीक है, अगला, गंगे कोंड की उपाधि किसने धारण करी? परांतक, राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल, इनमें से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न है। गंगे कोंड की उपाधि, गंगे कोंड का मतलब क्या होता है? गंगा को जीतने वाला। आप याद करिए, दक्षिणी भारत के चोल कहां पहुंच गए थे? बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में पहुंच गए। यहां पर पाल शासक था महिपाल। ठीक है, महिपाल को पराजित किया और गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र को जीता और यहां पर जीत करके गंगा कोंड की उपाधि को जो है वह क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। कौन? राजेंद्र चोल।
बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? राजेंद्र चोल, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और इसी ने गंगईकोंड चोलपुरम नाम का एक नया कस्बा भी बसाया था। गंगईकोंड चोलपुरम। इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगईकोंड थी? वही राजेंद्र प्रथम, ठीक है। महिपाल को पराजित किया था इसने भाई साहब, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा था? वही राजेंद्र प्रथम। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? ये मैं आपको यह बताना, देखो मैं चाहता ना तो इन प्रश्नों को तैयार करने के पहले इन्हें डिलीट कर सकता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैंने ये इसलिए डिलीट नहीं किए क्योंकि यह प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई? यही राजेंद्र है जिसने चोल गंगनम नाम के तालाब का निर्माण करवाया था, गंगम तालाब बनवाया था। बंगाल से गंगा जल भरकर मंगवाया एक लोटे में और इस तालाब में डलवा दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? अगला प्रश्न देखो, टीजीटी भर्ती परीक्षा 2004 का सवाल है, ठीक है। इसके बाद पीजीटी भर्ती परीक्षा 2013 में टीजीटी भर्ती परीक्षा 1999, गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम गंगईकोंड की उपाधि राजेंद्र प्रथम। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब आप दक्षिणी भारत पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, आपको दक्षिणी भारत पढ़ते हुए बड़ा महत्व देना है राजेंद्र को, चोलों में राजराज को, कुलोतुंग को। यहां से सवाल जो है बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को हराया था? गोपाल को, देवपाल, विग्रहपाल, महिपाल? अनुत्तरित प्रश्न। भाई साहब, ये हराया था महिपाल प्रथम को। इसी को हरा करके तो गंगईकोंड चोल की उपाधि को धारण किया था भाई साहब। क्लियर हो गई क्या? और गंगईकोंड चोलपुरम नाम का नगर भी तो बसाया था, ये इसी ने बसाया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा था? ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, विजयालय ने, कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ रे मेरे दोस्तों। पहली बार 1016, दूसरी बार 1033 और तीसरी बार मेरे दोस्त याद रखिएगा 1077 में। 1077 में तो जो है वह कुलोतुंग प्रथम के द्वारा भेजा गया था। पहली बार 1016 में, फिर 1073 में भेजा था, पता ही होगा। और यह भेजा था राजेंद्र प्रथम। मेरे पास प्रत्येक की नोट्स अवेलेबल रहते हैं, ये मैं आपको बता दूं। देखो मैं आपको दिखाता हूं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सर के पास पता नहीं अपडेट रहती है नहीं रहती। सेशन या टॉपिक कंप्लीट होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी प्रिंट आउट ले लेता हूँ। देखो, है ना, ये प्रिंट आउट है, ये चोल साम्राज्य का पहला पृष्ठ जो हमने आपको बताया। और ये रहा आपका राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा राजेंद्र, ठीक है। और ये राजेंद्र, और इस राजेंद्र में मैं नहीं लिखवाया क्या आपको ये बात, किसने जो है वह श्रीलंका लिखाया हुआ है, आप देखो। यहाँ नक्शे में 2 बार बनाया हुआ है, 2 बार 2 दूत मंडल चीन भेजे थे, 1016 और 1033। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 तक गद्दी पर बैठा बैठा था। ये नक्शा जो मैंने बताया था ना, महिपाल प्रथम को हराया, कडारम संग्राम कुलोतुंग वर्मन, गंगईकोंड चोलपुरम चोल गंगनम नाम का तालाब, यहीं पर 2 बार दूत मंडल भेजे थे, 1016 और 1033 में। हाँ, इसको बाद में मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, वो चीज अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये नोट्स की प्रिंट आउट ले लिया करो, क्योंकि नोट्स जो हैं ये काफी महत्वपूर्ण हैं आप सभी प्यारे साथियों के लिए। क्लियर हो गई? चलो, तो इसने भेजे थे भाई साहब। अगला, चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? वही प्रश्न है, राजराज ने, राजेंद्र ने, कुलोतुंग, उपरोक्त सभी। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई किसने जो है वह दूत मंडल भेजे थे? तो देखो, राजेंद्र ने भेजे भाई साहब सबसे पहले तो 1016 और 1033, और कुलुतुंग ने भेजा 1077 में। इनके बारे में चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पर आपके सही जवाब राजेंद्र भी होगा, कुलतुंग भी होगा, 2 और 3 नंबर यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लंका को किसने जीता? राजेंद्र चोल, राजराज चोल, पर्यंतक और राजेंद्र द्वितीय। अनुत्तरित प्रश्न है, लंका को किसने जीता था, बताओ। बढ़िया प्रश्न है, लंका को किसने जीता था। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, श्रीलंका को जीता पाल राजा जो है, संपूर्ण श्रीलंका को राजेंद्र ने ही जीता था, इसीलिए से के नाम का शहरा बनता है। नहीं तो शुरुआत तो राजाधिराज ने, राजराज ने कर दी थी, याद है ना। देखो सब, राजराज श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया, नाम बदलकर मुम्बडी चोल मंडलम कर दिया था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इसे हम इतिहास में क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रथम कहते हैं। और इसने क्या किया था जी, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। बताओ भाई साहब किसको जीता था, तो मेरे दोस्त संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? शैव, वैष्णव, शाक्त और बौद्ध। अनुत्तरित प्रश्न है, चोल राजा जो है वह किसके समर्थक थे, या कौन से मत को यह माना करते थे? बताओ भाई साहब। तो याद रखना यह शैव मत के समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? मंडलम, बलवाडु और कुर्रम। मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, नाडु, कट्टम, नाडु, कुर्रम, तनियूर। अनुत्तरित प्रश्न है, यह प्रश्न मैंने चोल काल का प्रशासन आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। मैं अपने साथ नोट्स रखता हूं भाई साहब, ये बात थोड़ा सा याद रखना करो, ठीक है ना। देखिए साहब, प्रशासन में की विभाजन पढ़ाया, मंडलम मिल रहा है, कोट्टम मिल रहा है, क्या ये बात क्लियर होगी, जिसे वलनाडु कहा गया, और नाडु मिल रहा है जिसे नट्टार कहा गया था, स्थानीय सभा कहा गया था। चलो नोट्स हटा देते हैं जी, आप तो ऐसे ही याद रखा करो, पढ़ लेना। देखो मैं एक बात बताऊं मेरे प्यारे साथियों, पढ़ा हर कोई रहा है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? कई सारे ऐसे कोर्स मार्केट में हैं हिस्ट्री के, जो आपको बहुत कम रेट में मिल जाएंगे, है ना। और कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं आजकल जो इतिहास के लेक्चरर बने हुए हैं, वह भी आपको इतिहास के कोर्स बेचते हुए मिल जाएंगे। मेरे दोस्त अब हमारे यहाँ अभी नया शुरू किया है, ठीक है, पहला बैच है मेरा ये अपना खुद का इंडिविजुअल। इसके पहले मैं एक्स अकेडमी पे था, इसके पहले भी 2-3 बैच मैंने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन वहां पर एक अलग मामला था। यहाँ पर मेरा खुद का काम है, इसीलिए मैं आपके लिए जीजान लगा रहा हूँ। मुझे पता है कि एक दिन मेरे बैच में जो है वह 1000 विद्यार्थी भी जुड़ेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। यह मेहनत मैं अपने विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ, उनके सिलेक्शन के लिए कर रहा हूँ। आप देखिए, आपके नोट्स देखिए मेरे दोस्त, आप ये जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, इनको छोड़ो, आप तो आने वाले समय में जो पेपर होने वाले हैं उनको देखो। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो उन पेपर्स में आपको यह सवाल मिल जाएंगे। क्लियर हो गई? चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखो आप तो। सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी में, अजमेर में, कोणार्क में, खजुराहो में। अनुत्तरित प्रश्न है, सूर्य मंदिर मेरे दोस्त कोणार्क में पड़ता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित मतविलास प्रहसन में उल्लेख करता है शासकों और कापालिकों का, बौद्ध और कापालिक, ब्राह्मण, कापालिक, शैव और कापालिक। अनुत्तरित प्रश्न, महेंद्र वर्मन कौन है? तो आप याद करो, महेंद्र वर्मन जो है वह पल्लव शासक है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसने किताब लिखी थी मत विलास प्रहसन, इसमें यह किसका उल्लेख किया गया है? ठीक है, इनमें मुख्य रूप से जो इनकी है वह क्या उड़ाई गई है, व्यंग किया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो किसके ऊपर? बौद्धों के ऊपर और कापालिकों के ऊपर जो है व्यंग किया गया है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय, अपराजित वर्मन। अनुत्तरित प्रश्न है, पल्लव वंश का जो है वह अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी? बताओ, लिखवाया हुआ है मैंने आप लोगों के। चलिए, याद रखना भैया, पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है वह अपराजित वर्मन माना गया है। पल्लव वंश का अंतिम शासक, वही रिपीटेड सवाल है, अपराजित है। पल्लवों ने अपने आप को किस देवता की संतान घोषित किया? ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की? ये भी दोनों अनुत्तरित प्रश्न। पल्लवों ने अपने बारे में क्या कहा कि भैया हम जो है वह किसकी संतान हैं?
जवाब दीजिए। पल्लवों ने अपने बारे में क्या कहा कि हम किसकी संतान हैं? सर याद रखना, पल्लवों ने अपने बारे में कहा जी हम ब्रह्मा और विष्णु की संतान हैं, यानी कि सृष्टि के निर्माता की संतान है, प्लस सृष्टि के पालनहार की संतान है, यानी कि जो हमारा क्या करता है, पालन करता है। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का केंद्र था कांची, मदुरई, महाबलीपुरम, तिरुचिरापल्ली। अनुत्तरित प्रश्न है, पल्लव काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। बताओ, पल्लव काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है, किसे माना गया है? थोड़ी सी जानकारी साझा करिए ताकि हमें अच्छा लगे और आपको भी बढ़िया लगे। सर याद रखना, पल्लव काल में शिक्षा का बड़ा केंद्र माना गया है कांची को, संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। मंदिरों में किसका संबंध चोलों से है? कैलाश मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई साहब। 4 मंदिर दे रखे हैं, इस तरह से प्रश्न आपके आता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। देखो भाई साहब, सबसे पहले अगर मैं कैलाश मंदिर की बात करता हूं तो यह मंदिर आपके एलोरा में है और इस मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट राजाओं ने। कृष्ण प्रथम नाम आता है। कंदरिया महादेव मंदिर आपके कहाँ है? खजुराहो में है और नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण चंदेल वंश के राजा धंग ने करवाया था। वृद्धेश्वर मंदिर जो है यह आपके तंजौर में पड़ता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसका संबंध रहा है पल्लव राजवंश से। बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, ठीक है। और पल्लव राजवंश का राजा था नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसने इसका निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय। लिंगराज मंदिर आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। और केसरी वंश के राजाओं ने इसका निर्माण उड़ीसा में है। और मेरे दोस्त याद रखना, केसरी वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। तो भाई साहब पल्लव पूछा गया है तो तीसरा जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उड़ीसा में केसरी और गंग वंश के 2 राजा रहे हैं, तो केसरी वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मदुरै, ऐहोल, कांचीपुरम, मामल्लपुरम। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ गंगा अवतरण। चलिए, गंगा अवतरण जो है यह मामल्लपुर में चित्रित किया गया है। पल्लव रथ मंदिर स्थित है कांचीपुरम में, मदुरई में, महाबलीपुरम, तंजौर में। अनुत्तरित प्रश्न है, पल्लव के जो रथ मंदिर है यह रथ मंदिर हमें कहां पर देखने को मिल जाते हैं? बताओ। पल्लव रथ मंदिर, पल्लवों ने 8 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इन 81 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था, याद करिएगा। और यह महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम को मामल्लपुर भी कहते हैं। महाबलीपुरम के तथाकथित रथ मंदिरों का नाम किस रूप में है? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर। और अनुत्तरित प्रश्न है, जो रथ शिल्प हैं इनके साथ किसका नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? बढ़िया प्रश्न है। सर याद रखना भाई साहब, नरसिंह वर्मन, ठीक है। महाबलीपुरम को ही क्या कहते हैं? तो याद रखना, डेट इज कॉल्ड महामल्लपुर, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न देखो। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण हुआ था महेंद्र वर्मन के द्वारा। नरसिंह वर्मन, ठीक है, परमेश्वर वर्मन, नंदी वर्मन। अनुत्तरित प्रश्न है, सर याद रखना यह निर्माण हुआ है नरसिंह वर्मन के द्वारा। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनाए? पल्लवों ने, चोलों ने, चालुक्य, पांड्य। अनुत्तरित प्रश्न है। अच्छा, आप एक काम करिएगा, या तो मैं आपको, पर आप खुद ही करिएगा। यहां पर लिखिएगा राजवंश और यहां पर उनका स्थापत्य। अभी रुक जाना, क्योंकि कल जब हम आपके साथ 7वीं से 12वीं शताब्दी का और राजवंश पढ़ेंगे, चंदेल पढ़ेंगे, कश्मीर पढ़ेंगे, ठीक है, बंगाल के पाल पढ़ेंगे, गुजरात के चालुक्य पढ़ेंगे, तो फिर एक साथ ही लिख लीजिएगा,
क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया सर, याद रखना यह पल्लवों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, जिसने प्रसिद्ध मामलपुर नगर की स्थापना करी? पुलकेशिन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम और मेरे दोस्त राजाज प्रथम। अनुत्तरित प्रश्न, मामल्लपुर नगर की स्थापना करी, महाबलीपुरम नगर की स्थापना करी थी, वह कौन है? बताओ। ये एक बढ़िया प्रश्न है सर, याद रखना यह आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन कौन है जी? पल्लव है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न, कांची, कांची में बना हुआ है कैलाशनाथ मंदिर। ये कांची का कैलाशनाथ है और एक है कैलाश मंदिर, ये अलग है, ठीक है ना। और यह जो कैलाश मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है एलोरा में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। बताओ भाई किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जबकि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। यह कौन था? तो यह था पल्लव शासक। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी? विचित्र चित्त, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम। अनुत्तरित प्रश्न है, एक ऐसा शासक जिसकी उपाधि विचित्र चित्त थी, बताओ। विचित्र चित्त, बढ़िया प्रश्न है सर, याद रखना महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम कौन था? तो याद रखना यह पल्लव शासक था और इसकी जो उपाधि देखने को मिलती है यह देखने को मिलती है विचित्र चित्त, यानी कि एक अलग ही बुद्धि का व्यक्ति, विचित्र चित्त। चलो अगला प्रश्न, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में है? नागर में, बेसर में, द्रविड़ में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न है, चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर है वह किस शैली में बने हुए हैं? बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। हमने आपको मंदिर स्थापत्य की शैली बता दी ना, नहीं बताई तो मैं बता दूंगा, आप तनाव में मत आइएगा। सर याद रखिएगा यह बेसर शैली में बनी हुई है। बेसर क्या होती है? बेसर मूल रूप से नागर प्लस द्रविड़ शैलियों का मिश्रण होता है। समझ में आ गई क्या बात? नागर शैली जो है यह आपके उत्तर भारत में लोकप्रिय होती है और मेरे प्यारे साथियों जो द्रविड़ शैली है यह आपके दक्षिण भारत में लोकप्रिय होती है। कहाँ लोकप्रिय होती है? तो मेरे दोस्त यह आपके दक्षिणी भारत में लोकप्रिय होती है। अगला, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना किस नदी के तट पर किया था? रावी, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा और अनुत्तरित प्रश्न है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा हुआ है सर, क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसने नर्मदा नदी के किनारे पर मैंने ही बता दिया है, याद रखिएगा हर्षवर्धन को पराजित किया था और इस बात का उल्लेख किया है एहोल प्रशस्ति में, जो इसके दरबारी रवि कीर्ति जैन के द्वारा लिखा हुआ है। क्लियर हो गई? हस्ती सेना का भी वर्णन हुआ है। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति ने क्या लिखी है? तो भैया याद रखना जी एहोल प्रशस्ति लिखी है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए? चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। अनुत्तरित प्रश्न है, महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद जो है वह प्राप्त किए थे। उच्च प्रशासनिक पद जो है वह प्राप्त किए थे। याद रखिएगा चालुक्य, महादेवी नाम की एक महिला का उल्लेख हमने पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो कई सारी महिलाएं हैं, जैसे एक तो महादेवी है, नंदी महादेवी है, एक नाम आपने सुना होगा अक्का देवी का, एक नाम आपने जरूर सुना होगा मेला देवी, ये कुछ महिलाएं थी। क्लियर हो गई? चलो आ जाओ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं जी।
जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों को किन भागों को कहते हैं? जगमोहन गर्भगृह को, मंडप को, शिखर को, तोरण द्वार। ये आपके सिलेबस में नहीं है, यह मंडप को कहा जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको कहा कि मैं आपको मंदिर स्थापत्य की कुछ बातें बता दूंगा, तो वो चीजें आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त चीजें समझने में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। क्या है भैया? एक प्रश्न, हेमचंद्र, ये आपके गुजरात, जब पढ़ाऊंगा गुजरात के चालुक्य, तो वहां पर आपको यह देखने को मिलेगी। ठीक है, हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वण नाम की किताब लिखी थी, कुमारपाल का दरबारी था। परिशिष्ट पर्वण, ठीक है ना। चलो, मौर्यों की जानकारी मिलती है ना। तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों का युग माना जाता है? चोल, चालुक्य, पांड्य, होयसल। अनुत्तरित प्रश्न है। तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किस को माना जाता है? बताओ भाई साहब। सर याद रखिएगा जी, माना जाता है चोलों के काल को। चलिए अगला प्रश्न, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण, सैन्य व्यवस्था। अनुत्तरित प्रश्न। मेरे दोस्त, चोल वंश को हम क्यों याद करते हैं? आप याद करो, परांतक, ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख। मैंने जब चोल साम्राज्य पढ़ाए थे तब भी आपसे यही बात कही थी कि चोल साम्राज्य जो है उसमें आप लोगों को एक बात समझनी होगी, एक बात देखनी होगी कि कहीं ना कहीं हमारे चोलों की सबसे बड़ी देन क्या है? उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, उनकी शासन व्यवस्था है, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था में भी अगर हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं तो आता है स्थानीय स्वशासन। चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पुहार, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम, उरैयूर। और अनुत्तरित प्रश्न है। चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य, एविडेंस, हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखो साहब, चोल जो है इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था तंजौर में। क्लियर हो गई? तो इसीलिए इनकी चित्रकला के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त होते हैं जी? तंजौर से ही मिलते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण के लिए काम करती थी, महासभा, पेरुनगिरी, कुरी, नगरम। अनुत्तरित प्रश्न। भैया व्यापारियों से जुड़ी हुई सभा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, कोई दो राय नहीं है इसमें। सर याद रखिएगा, नगरम। चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? नौसेना, न्याय, विदेश संबंध, उद्यान विभाग। अनुत्तरित प्रश्न है। उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? बताओ। उदासीन वारियम, ठीक है। सर याद रखना, यह विदेशी संबंध विभाग जो है इससे जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था? गाय, हिरण, हाथी, बाघ। अनुत्तरित प्रश्न है। चोल शासक जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका सिंबल क्या था? ठीक है, यह प्रश्न हमने काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बताया था। ठीक है, बताओ भाई, चोलों का प्रतीक क्या था? ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें आपके नोट्स में नहीं हो ना, तो वो अलग से आपको बताई होगी या बोला होगा। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बताया तो अब लिख लो मेरे दोस्त, इतना काहे तनाव में आते हो लाला। मैं भी चेक कर लेता हूँ कि वास्तव में मैंने बताई थी या नहीं बताई। हम्म, शायद ये बात मैंने नहीं बताई थी। आपके कल राष्ट्रकूट पढ़ाया था उसमें तो बता दिया था ना मैंने। हम्म, कोई बात नहीं है। चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ, टाइगर। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? याद रखना, टाइगर। तक्कोलम का युद्ध हुआ था? चोल चालुक्य, चोल पल्लव, चोल पांडे, चोल राष्ट्रकूट। अनुत्तरित प्रश्न। भैया चोल साम्राज्य के नोट्स पढ़ोगे तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर की स्लाइड में है। 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ था।
क्या ये बात क्लियर हो गई? एक तरफ चोल राजा परांतक प्रथम था, दूसरी तरफ कृष्ण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय था। ठीक है, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था 949 ईस्वी में। ठीक है, चोल शासक जिसके बारे में जानकारी मिलती है वो नाम आता है परांतक प्रथम का। चलिए, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय, क्लियर हो गई? ये था जी मूल रूप से, और इसमें परांतक जो है वह जीत गया था। क्लियर हो गई? चलो, चोल प्रशासन में पाडी कावल से तात्पर्य है ग्राम देवी, धार्मिक समारोह, ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर, तालाबों के रखरखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर, और अनुत्तरित प्रश्न है। चोल प्रशासन में पाडी कावल से क्या तात्पर्य है? एक शब्द है पाडी कावल। ठीक है, पाडी कावल होता है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर, इसे पाडी कावल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? पेरुमक्कल, आल नायक, सेरुंडाराम और वरितोगक्का। अनुत्तरित प्रश्न है। चोल वंश का रेवेन्यू अधिकारी कौन था? यह अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। चलिए सर, याद रखना यह होता था वरी तो तक्कम। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विशेष तौर पर दक्षिणी भारत के। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मुलाकात करेंगे आप लोग सभी से। और अब अगला टॉपिक जो आपके रहेगा वह रहेगा मूल रूप से 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का भारत। ठीक है, जिसमें भारतीय कला संस्कृति राजनीति को हम आपके बीच में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।